कल्पना कर रहा हूँ कि अब मेरी आवाज़ भी सुनाई पड़ रही होगी और शायद मेरी तस्वीर भी आ रही होगी। आ, अगर तस्वीर ना भी आए तो काम चल जाएगा। आवाज़ पहुंच जानी चाहिए। तो जिस पुस्तक के बारे में आज चर्चा होनी है वो है आ, वो उस किताब का नाम रखा गया है वर्तमान जैसा अतीत, जो प्रोफेसर रोमिला थापर की लिखी हुई किताब का हिंदी अनुवाद है। और इसका अनुवाद किया है मोहन गुप्त जी ने। ये किताब आपको नजर आ रही होगी। आ, हम जो चर्चा कर रहे हैं वो मूल रूप से अनुवाद के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रोफेसर रोमिला थापर की जो मूल विचार हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आ, ये किताब काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रोफेसर रोमिला थापर ने लगभग 50 वर्षों से जो इतिहास लेखन में योगदान किया है उसका निचोड़ निकालने की कोशिश की गई है। आ, उनका लेखन लगभग जब आजादी की छाँव में शुरू हुआ था, उस समय जो उनकी परिकल्पनाएं थीं भारत के बारे में, ये देश कैसा होगा उसके बारे में, और फिर देश की संस्कृति क्या होगी, देश देश जो है, यहाँ के लोग जो हैं उनकी अपनी समझ अपने बारे में क्या होगी, इन तमाम सवालों से उन्हें जूझना पड़ा है पिछले लगभग 50 वर्षों में। और इसी संदर्भ में उन्होंने जो ये पुस्तक लिखी है उसमें लगभग 1950 से लेकर के आज तक की तमाम जो छोटी बड़ी समस्याएं हैं उसको उन्होंने लिखने की कोशिश की है। अब उसमें ये होता है कि चूंकि ये बहुत विस्तृत पटल है, बहुत सारे थीम्स पर उन्होंने लिखा है इतने दिनों में, बहुत सारे लेख बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उन सब पर बातचीत कर पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक जो धारा नजर आती है वो नजर आती है कि वो लगातार इतिहास लेखन को लेकर के बातचीत करती रही हैं। इतिहास लेखन से जुड़े हुए क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, किस तरह के बदलाव आए हैं इतिहास लेखन में, इनको उन्होंने समझाने की कोशिश की है, उनके बारे में लिखने की कोशिश की है। और किताब को जैसे अब जब हम पलटेंगे तो पाते हैं कि ये किताब 4 हिस्सों में बांटी गई है। पहला हिस्सा है इतिहास और लोग, दूसरा है इतिहास, धर्म और इतिहास से संबंधित बहसें, तीसरा है बहसें, और चौथा है हमारी स्त्रियां तब और अब। इन सब में कई लेख लिखे गए हैं जो हमारे प्राचीन विश्व से उतना ही जुड़े हुए हैं जितना कि हमारे आधुनिक विश्व से जुड़े हुए हैं। मतलब ये कि लगातार कहीं ना कहीं जब वो प्राचीन भारत की बात करती हैं उसी समय कहीं ना कहीं आधुनिक भारत की तमाम चीजें उनसे कहीं ना कहीं उलझ जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और फिर उन दोनों के बीच में जो ऊहापोह होती है उसको लेकर के उन लगातार एक खास सजगता से हमें बताने की कोशिश करती हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। तो उस संदर्भ में हमें ये जानना होगा कि आखिर जो उन्होंने जो मूल बिंदु अपनाए हैं अपने लेखन में वो क्या हो सकते हैं। उसका एक पक्ष मैं लेने की कोशिश करूंगा, वो है इतिहास लेखन की भारत की परंपरा। उसमें उन्होंने जो चीजें बताई हैं उसमें कहीं ना कहीं आज से लगभग 200 साल पहले से भारत का इतिहास लेखन शुरू होता है। ये बात महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें ये बात समझनी चाहिए कि उसके पहले के काल में हमें कई पुस्तकें मिलती हैं, जैसे कि राजतरंगिणी की बात की जाती है या तारीख फिरोजशाही की बात की जाती है। ऐसी किताबें किसी राजा पर केंद्रित होती हैं या किसी खास इलाके पर केंद्रित होती हैं। पूरे हिंदुस्तान को एक समग्र और एकीकृत रूप में देखने की कोशिश जो है ये शुरुआत अंग्रेज लोग ही करते हैं या यूरोप के लोग ही शुरू करते हैं। तो जो किताब आती है और जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है वो जेम्स मिल की लिखी हुई किताब है भारत का इतिहास।
और उसकी कुछ मूल अवधारणाएं हैं जो आज भी हमारे देश में इतिहास लेखन को प्रभावित करती रहती हैं। उनमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा रही है वो काल विभाजन की रही है। उन्होंने भारतीय इतिहास को तीन हिस्सों में बांटा: हिंदू काल, मुस्लिम काल और अंग्रेजों का काल। और ये जो विभाजन हुआ उसके पीछे जो उनकी समझ थी वो ये थी कि हिंदू और मुसलमान पहले दिन से ही, जब से हिंदुस्तान मुसलमान मान आए, तब से एक अजीबोगरीब लड़ाई में उलझे हुए थे, और वो लड़ाई आज तक जारी है। ये उनका एक महत्वपूर्ण बिंदु था, इसीलिए उन्होंने मुसलमानों के आने के काल को एक अलग काल के रूप में देखा, मध्यकाल के रूप में देखा। इसके अलावा कुछ और लोगों ने हिंदुस्तान के इतिहास पर या हिंदुस्तान की संस्कृति पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया। एक नाम आता है, वो है विलियम जोन्स का। विलियम जोन्स ने जो है पहली बार हमें बताया कि अ, भारत में तमाम भाषाएं जो बोली जाती हैं वो भाषाएं यूरोप की तमाम भाषाओं से जुड़ी हुई हैं, शब्दों के ऊपर आधार पर और भाषा के ढांचे के आधार पर। जिस तरह से वाक्यों का निर्माण होता है उसके आधार पर ये भाषाएं जुड़ी हुई हैं। और इन्हीं के आधार पर उन्होंने माना कि ऋग्वेद और जैसे ईरान की किताब है अवेस्ता, और इस तरह से और भी जो किताबें यूरोप में जो किताबें लिखी गई हैं जो काफी बाद की थी, उनमें काफी समानताएं नजर आती हैं। इसके आधार पर कल्पना की गई कि आखिर अगर लोग एक जैसी भाषा बोल रहे थे तो उन लोगों ने खुद को क्या कहा होगा, खुद को क्या नाम दिया गया। और उसमें उन्होंने कहा कि ये लोग अपने को आर्य कहते थे, और भारत के लोग जो हैं उन्हीं आर्यों की संतान हैं जिनकी संतान यूरोप के लोग हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण समझ बनाई गई भाषा के रूप में, लेकिन दुर्भाग्य से बाद में उसको एक सिर्फ भाषा की एकता के रूप में देखने के बजाय एक रेशियल इक्वालिटी, रेशियल संदर्भ में देखने की कोशिश की गई। अ, एक और काम जो इस जमाने में के थोड़े दिनों के बाद होता है वो होता है मैक्स म्यूलर का, जिन्होंने हिंदुस्तान के तमाम धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया। हिंदुस्तान ही नहीं, चीन के या फिर आपको ईरान की किताबों का भी अनुवाद किया। और इन किताबों के अनुवाद के आधार पर उन्होंने कहा, हिंदुस्तान के धर्म के बारे में तमाम किताबें लिखी, और उसमें ये स्थापना की कि भारत के लोग जो हैं वो बहुत आध्यात्मवादी थे। वो पूरी तरह से दूसरी दूसरी दुनिया के चिंतन में डूबे रहते थे। उन्हें इतना समय ही नहीं था कि वो अपने आसपास की दुनिया को देख पाए। शायद इसीलिए जरूरत थी कि अंग्रेज लोग यहाँ शासन करें, जो उनकी यहाँ की दुनिया को, जिस दुनिया में वो रह रहे हैं उस दुनिया को संभाल पाए, जबकि वो अपनी दूसरी दुनिया के चिंतन में लगे रहे। ये तीन तरह की स्थापनाएं थी। इसके अलावा कुछ और लोगों ने जो बाद में इतिहास लिखा, और उसमें ये बात महत्वपूर्ण हो गई, उसमें ये कहा गया कि भारत के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। और उनके पिछड़े होने का जो कारण बताया गया, वो बताया गया कि भारत में कभी भी डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक प्रणाली नहीं थी। यहाँ पर जो है ओरिएंटल डिस्पॉट्स कहते थे, एक निरंकुश राजा शासन किया करते थे। यहाँ पर लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, और ये लगातार हमेशा से पिछड़ा रहा है भारत। और उसका महत्वपूर्ण कारण है कि भारत की जाति व्यवस्था और धर्म व्यवस्थाएं जो हैं वो लगातार जो है वो अंधविश्वासों को बढ़ाती हैं और समाज को एक खास काल में रोके रहती हैं। भारत आज भी वैसा ही है जैसा आज से 2000-3000 साल पहले रहा होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो ये मूल स्थापनाएं यूरोप के इतिहासकारों ने की, और ये बहुत महत्वपूर्ण बन गई बाद की बहसों के लिए। उन पर लोगों ने किस तरह से प्रतिक्रिया जाहिर की, इसको लेकर की। अब इससे अगला जो काल आता है उसमें कुछ राष्ट्रवादी लेखक, जिनमें हम लोग कई लोगों के नाम ले सकते हैं। आरसी मजूमदार थे, बहुत बड़े इतिहासकार, या इस तरह के और कई नाम हैं
जिन लोगों ने इतिहास लेखन शुरू किया, और वो लोग कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे। उन लोगों ने जो इतिहास की समझ बनाई, और भारत के तमाम लोगों ने जो इतिहास की समझ बनाने की कोशिश की, उसमें उन्होंने यूरोप के जो लेखकों के जो तमाम स्थापनाएं थी, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाए। उदाहरण के लिए आ, उन्होंने ये कई चीजों को मान भी लिया। जैसे उन्होंने इस बात को माना कि भारत के लोग जो हैं वो बड़े आध्यात्मिक होते थे, उनका सिर हमेशा दूसरी दुनिया के चिंतन में लगा रहता था। इस बात को उन्होंने मान लिया, और इस बात का प्रभाव इतना ज्यादा रहा है कि भारत के तमाम चिंतक, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे महात्मा गांधी हो, या आजकल की जो बातचीत होती है जिसपे कहा जाता है कि हिंदुस्तान जो है विश्व गुरु है, ये सारी प्रकल्पनाएं जो हैं जुड़ी हुई हैं इस स्थापना के साथ कि जो भारत के लोग जो हैं बड़े आध्यात्मवादी थे, जो स्थापना मैक्स मुलर जैसे लोगों ने शुरू की थी। लेकिन कई चीजों को उन्होंने नहीं भी माना। उदाहरण के लिए कई इतिहासकारों ने ये बताने की कोशिश की कि हाँ, ये आर्य वाली अवधारणा को उन्होंने मान लिया, और दूसरी जो चीज मान ली थी वो है कि बिल्कुल सही है कि हम उन्हीं लोगों की संतान हैं जिनकी संतान जो है अंग्रेज लोग हैं। कई हिंदुस्तान के विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा कि अंग्रेजों का भारत आना जो है वो दो बिछड़े हुए भाइयों का पुनर्मिलन था। ऐसी बातें भी कही गई। तो कहीं न कहीं भारत के जो लोग थे, जो अंग्रेजों से दबे हुए थे, अंग्रेजों से हार चुके थे, उनको एक बड़ा अच्छा मौका मिला ये बताने का कि वो भी अंग्रेजों के बराबर हैं, क्योंकि उनके भी पूर्वज वही थे। तो एक ये स्थापना भी उन्होंने मान ली यूरोप के लेखकों की। लेकिन जो चीजें नहीं मानी वो ये कि उन्होंने कहा कि भारत में जनतंत्र का अभाव नहीं था, और इसके लिए उन्होंने कई उदाहरण दिए कि प्राचीन भारत में हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां पर जनतांत्रिक व्यवस्थाएं थी। साथ साथ उन्होंने बताया कि ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि लगता है कि बिल्कुल जो राजतंत्र भारत का था वो आज के उस जमाने के इंग्लैंड में जो राजतंत्र है वैसा था। यहाँ पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता था जो सारा कुछ करता था। मतलब ये कि भारत के लोग अंग्रेजों की जो राजनैतिक पद्धति थी उसके जैसे अंग्रेजों से कम 2000 साल पहले ही पहुंच चुके थे। इसके अलावा जो है जाति व्यवस्था के बारे में उन्होंने ये स्थापना करने की कोशिश की कि जाति व्यवस्था जो है वो मूल रूप से कार्य विभाजन है। मूल रूप से जो है ये जो है डिवीजन ऑफ लेबर है, न कि ये कोई खराब चीज है। फिर हम पाते हैं कि ये जो अवधारणा है इसको लेकर के बाद के युगों में तमाम लोगों ने इसको सपोर्ट किया। महात्मा गांधी ने भी इसी बात को माना कि जाति व्यवस्था जो है मूल रूप से हिंदुस्तान के समाज के लिए अच्छी चीज थी। हालांकि महात्मा गांधी ने बाद के युग में इस बात को छोड़ दिया, कहा कि नहीं ये सही नहीं है। और लेकिन शुरू शुरू के युग में वो ये मानते रहे कि जाति व्यवस्था जो है वो मूल रूप से कार्य का बंटवारा था। अब कार्य का बंटवारा की जो कल्पना है वो मूल रूप से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद आती है, जबकि एक व्यक्ति को सिर्फ एक काम सौंप दिया जाता है बड़ी इंडस्ट्रीज में, और वो सिर्फ वही काम करता रहता है, और उसके आधार पर कार्य का बंटवारा होता है जिसमें सारे कार्य करने वालों को बराबर माना जाता है। हिंदुस्तान की जाति व्यवस्था में बराबरी का कोई सवाल नहीं था। ये निश्चित किया हुआ था कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं और शूद्र जो हैं वो बहुत गिरे हुए हैं, दबे हुए हैं। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में जो है उसके उबाल में लोगों ने कहा कि नहीं ये बड़ी अच्छी चीज थी। दूसरी तरफ एक और जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी कि हिंदू धर्म को कैसे डिफाइन किया जाए। यूरोप के लोग जो हैं इस इस्लाम से तो परिचित थे, लेकिन हिंदू धर्म से परिचित नहीं थे। तो उन्होंने हिंदू धर्म के लिए किसी एक खास किताब की खोज की, वैसी कोई किताब नहीं मिली। कोई एक प्रणेता की खोज की, कोई प्रणेता नहीं मिली। किसी एक तीर्थ की खोज की जहां सब लोग जाते हो, वैसी जगह नहीं मिली। तो हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवता थे, इतनी तरह की पुस्तकें थी,
इतने तीर्थ स्थान अलग अलग थे कि उसको एकीकृत करना बहुत मुश्किल था। इसलिए यूरोप के लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं आर्यों की संतान है। आर्य उनको एकजुट करने वाला एक एक खास शब्द मिल गया था, जिसको कि हिंदुस्तान के लेखक भी स्वीकार करते रहे। इन बातों को लेकर के जब हिंदुस्तान के लेखक आगे बढ़ते हैं, तो 1950 के बाद जो है कुछ बदलाव आने शुरू होते हैं। क्योंकि 1950 के बाद जो है कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास का एक बदलाव होता है। वो बदलाव इस रूप में होता है कि भारतीय इतिहास मानविकी के पक्ष से बढ़ कर करके एक सोशल साइंस, समाज विज्ञान की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। मतलब ये कि अब तक जो कुछ लिखा जा रहा था उसकी खास दो खूबियां थी। एक खूबी थी कि वो राजनैतिक इतिहास को बहुत महत्वपूर्ण मानता था। राजनैतिक इतिहास का मतलब हुआ कि राजा महाराजाओं को ही इतिहास माना जाता था। वो किसी ने कहा था कि हिस्ट्री इज द बायोग्राफी ऑफ ग्रेट पीपल। इतिहास महान लोगों का चरित्र लेखन है, और इसी को मान लिया गया था कि ये इतिहास है। तो वो हमारे इतिहास लेखन में भी दिखता है, चाहे वो अंग्रेज इतिहासकार रहे हों या राष्ट्रवादी इतिहासकार रहे। तो दूसरी तरह की चीजें, हमारी अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा था, हमारी संस्कृति में क्या हो रहा था, उन सब का क्या जुड़ाव था एक दूसरे से, इस पर न के बराबर काम हुआ था। दूसरी तरफ ये भी हो रहा था कि सवाल ज्यादातर ये होते थे कि कब और कहाँ कहाँ कौन राजा हुआ, कब हुआ, इसकी इसी के बारे में ज्यादातर चर्चा होती थी। अब धीरे धीरे जो बदलाव आ रहा था समाज विज्ञान की तरफ, उस बदलाव में जो महत्वपूर्ण सवाल था वो था क्यों हुआ। कोई चीज अगर बदली तो क्यों बदली, अगर नहीं बदली तो क्यों नहीं बदली। तो बदलाव के कारणों को समझने की कोशिश की गई, और वो एक बहुत महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। क्योंकि बदलाव के कारणों को समझने के लिए लोगों को अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना पड़ा, लोगों को सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना पड़ा, और हर चीज को, चाहे वो राजनीति हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे सांस्कृतिक बदलाव हो, उनको एक दूसरे से जोड़ करके समझने की कोशिश की गई। और इसके चलते ही ये बदलाव आता है हमारे इतिहास लेखन में 1950 के दौरान में, जहां पर कि डीडी कोशाम्बी जैसे लेखक होते हैं। और फिर 60 के बाद से कई दूसरे लेखक अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे उसमें रोमिला थापर हो, चाहे रामशरण शर्मा हो, इस तरह के बहुत सारे इतिहासकार एक नए युग की शुरुआत करते हैं, जो पुराने युग की राष्ट्रवाद की कल्पनाओं पर भी सवाल करते हैं। पुराने युग की जो जो प्रकल्पनाएं जो हमारे जो अंग्रेज इतिहासकारों ने की थी, उनकी समझ को भी सवाल उठाते हैं। और इन दोनों पर वो लगातार बातचीत करते हैं कि ये कैसे समझा जाए, कि इसमें क्या महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे थे, इसको कैसे समझा जाए। और इसमें एक और नया पक्ष भी जुड़ जाता है, जो समाज विज्ञान की समझ के चलते जुड़ता है। वो ये है कि इतिहासकार दूसरे विषयों से भी सीखना शुरू करते हैं। मतलब ये कि क्या इतिहास और भूगोल को जोड़ करके देखा जा सकता है, क्या इतिहास और समाज शास्त्र को जोड़ करके देखा जा सकता है, क्या इतिहास और इकोनॉमिक्स को, अर्थशास्त्र को जोड़ करके देखा जा सकता है, और इनके जुड़ाव से हमें क्या नई समझ मिल पाती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। अभी से कुछ दिनों पहले आ, एक बच्चे ने सवाल उठाया, कहीं पर मैं बात कर रहा था, कि लोग पानीपत में ही क्यों लड़ाई करते थे। अब इसका जवाब ढूंढने के लिए हमारे जहाँ पुराने जमाने की किताबों में इसका जवाब नहीं मिलेगा। हमें जवाब मिलेगा जब हम ज्योग्राफी से इतिहास को देख कर जोड़ करके देखेंगे, तो पाएंगे कि पानीपत का जो जिस जगह पर पानीपत है, वहाँ शायद अ, आने जाने का रास्ता, पश्चिम के इलाकों से पूरब के इलाकों में आने जाने का रास्ता वहां से गुजरता था। इसलिए व्यापार के मार्ग भी वही हैं, और जो जो भी उस इलाके से आक्रमणकारी भी आते थे उनका रास्ता भी वही है, जो धर्म के प्रचार के लिए लोग जाते थे उनका रास्ता भी वही है। और शायद ये कारण बन जाता है
पानीपत की लड़ाई का, पानीपत में होने का। तो उसी तरह से हमें डेमोग्राफी से, हमें समाज शास्त्र से, इस तरह के तमाम विषयों से समझने का मौका मिलता है। इकोनॉमिक्स से बहुत सारी नई तरह की समझ बन पाती है, जो कि दुनिया में दूसरे देशों में तो हो रही थी, लेकिन हमारे देश में देर से शुरू होती है। और जब इनकी बात आती है कि कैसे हमारे इतिहास को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के रूप में देखने की कोशिश की जाए, तो फिर हमारे देश के इतिहासकारों को भी ऐसे विद्वानों की समझ को देखना पड़ा जिन्होंने इस तरह के सवाल उठाए थे। मतलब ये कि जब हम मैक्स वेबर की बात करते हैं, या हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, या इस तरह के और कई यूरोपीय विद्वानों की बात करते हैं, तो उनकी समझ के आधार पर हम भारतीय इतिहास की समझ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम कई विषयों से समझ बनाने की कोशिश कर रहे थे। साथ साथ हम कई लोगों से, कई विद्वानों से, जो यूरोप के विद्वान थे, उनसे भी समझ बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी बातों को सिर्फ दोहरा रहे थे। उदाहरण के लिए, मार्क्स ने भारत के बारे में जो लिखा था, वो यही लिखा था कि भारत का इतिहास जो है अपरिवर्तनशील है। भारतीय इतिहास में कोई बदलाव नहीं हुआ। भारत में पिछले 2000 साल से एक ही तरह का समाज, एक ही तरह की राजनीति बने रहे हैं। ये जो इतिहासकार हुए, चाहे वो डीडी कोशाम्बी हुए, चाहे रोमिला थापर हुए, चाहे आर्य शर्मा हुए, उन्होंने दिखाया कि भारत के इतिहास में लगातार बदलाव होते आ रहे हैं। तो उन्होंने मार्क्स की व्याख्याओं को गलत साबित किया। उसी तरह से लोगों ने मैक्स वेबर से सीखने की कोशिश की, उनकी तमाम समझों को भारतीय इतिहास में डाल करके, और भारतीय धर्म के बारे में और समाज के बारे में नई समझ बनाने में उन्हें सफलता मिली। तो इससे दो बातें सामने आई। एक तो ये कि भारतीय इतिहास में लगातार नई समझ बनाई जा रही है, अंतिम शब्द नहीं लिखा गया है, और उसमें वो बदलाव होते रहेंगे। जो भी किताबें लिखी जाएंगी, वो 20 से 25 साल के बाद पुरानी पड़ जाएंगी, और फिर एक नई किताब आएगी जो नई समझ को सामने ला पाएगी। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि अगर हम 200 साल पुरानी किताब की बात करते हैं, तो उसकी तमाम अवधारणाएं जो है, हाँ, तमाम अवधारणाएं जो हैं वो गलत साबित हो चुकी हैं, उसको इतिहासकार नहीं मानते हैं। और यहां से जो मुश्किलें शुरू हो रही हैं इतिहास लेखन में, उनकी बात आती है। क्योंकि भारतीय जो समाज है, उसमें आज जो सांस्कृतिक मान्यताओं को दोबारा से लाने की कोशिश की जा रही है, चाहे हमको एक हिंदू आइडेंटिटी की बात की जा रही है, या हिंदू मुसलमानों में जो आपस में टकराव की बात की जा रही है, ये बातें जो हैं आज से 200 साल पहले जेम्स मिल कह चुके थे। और उन बातों को राष्ट्रवादी लेखकों ने बिल्कुल गलत साबित किया था। उसके लिए तमाम ऐतिहासिक तथ्य सामने लाए थे। फिर उनको जो है दोबारा से मार्क्सवादी लेखकों ने भी गलत साबित किया। वेबर से सीखने वाले लोग, लेखकों ने भी गलत साबित किया। अब आज जो हमारे राजनैतिक पटल पर हो रहा है, वो उस समझ को, 200 साल पुरानी समझ को दोबारा से इतिहास मानने को की कोशिश की जा रही है। दोबारा से उसके आधार पर राजनैतिक मोबिलाइजेशन की कोशिश की जा रही है, जो हमारे समाज के लिए और इतिहास लेखन के लिए, दोनों चीजों के लिए खतरनाक है, बहुत बुरा है। बहुत बुरा इसलिए है कि आर्य नस्ल की कल्पना के आधार पर जर्मनी में हिटलर ने अपने देश को व्यवस्थित करने की कोशिश की थी। उसके दो परिणाम हुए थे। पहला तो ये कि हिटलर ने अपने देश के अंदर ही लगभग 6 7 70 80 लाख लोगों की हत्या कर डाली। उसके बाद हिटलर ने जो है दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दुनिया में लड़ाई शुरू की, जिसका परिणाम ये हुआ कि दुनिया के लोगों को बहुत दुख झेलना पड़ा। रूस में 2 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। इस तरह से तमाम देशों में बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे गए, और अंततः जर्मनी पर इन देशों ने कब्जा किया। जर्मनी में बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। तो इस तरह की अवधारणा जो नस्लवाद पर आधारित हो, वो उनकी खुद के देश के लिए बहुत खराब साबित हुई, और दूसरे देशों के लिए भी बहुत खराब साबित हुई। तो हम लोग
उस मोड़ पर जाने से बचें। और इतिहास की जो ऑब्जेक्टिव समझ होती है, जिसके आधार पर हम तमाम तथ्यों को देख कर करके इतिहास लिखते हैं, जिसमें रैशनैलिटी की बात होती है, जिसमें एक ऐतिहासिक मेथड की बात होती है, इतिहास में ट्रेनिंग की बात होती है, उसको हम आगे बढ़ाएं, तो वो इतिहास के लिए भी अच्छा होगा, हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा, और हमारे समाज के लिए भी अच्छा होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने काफी विस्तार से अनेक बिंदुओं पर प्रकाश डाला। भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा का उल्लेख किया और विलियम जोन्स आदि के विश्लेषण पर प्रकाश डालते हुए रोमिला थापर के इतिहास विषयक लेखन की जो दृष्टि रही है उससे संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों से हमें अवगत कराया। अब अधिक समय न लेते हुए मैं सीधे सीधे आदरणीय विष्णु मोहन झा सर से निवेदन करूंगा कि अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय विष्णु मोहन झा सर। तो शुरू किया जाए। राकेश जी धन्यवाद। तो ये जो कड़ी है प्रोफेसर थापर की किताब पर, जिसकी शुरुआत सलील ने की थी, और मैं उस वक्त उस दिन नहीं आ पाया था, पर आपने जो वीडियो देखा था 1 घंटे 9 मिनट का, तो उसको मैंने 2 बार देखा है। और ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो कड़ी है एक किताब पर, ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो हम लोग शुरू कर रहे हैं कि जो एक किताब आई है उस पर चर्चा एक सीरियली हो, एक श्रृंखला के तहत हो। तो 3 लेक्चर्स को मैं सुन चुका हूँ। तो एक तो ये है कि शायद आप इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि बसंत ने और बाकियों ने कहा कि जो इस किताब को समझने, एक तरीके से हम लोग इस किताब के बारे में और इसकी पृष्ठभूमि के बारे में ही बात कर सकते हैं। और इसमें जो कई जो बिंदु उठाए गए हैं, कई जो तर्क दिए गए हैं, तो उनकी चर्चा करना, और चर्चा करने का मतलब है कि जो मानना नहीं, सवाल भी उठाना, और उस परंपरा को जो प्रोफेसर थापर रिप्रेजेंट करती हैं उसको आगे बढ़ाना। तो अगर आप इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, और मैं समझता हूँ कि जो मतलब बहुत कुछ है जो इस किताब में, इसमें बहुत अधिक इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया है सलील और शशि और बसंत जी के लेक्चर्स ने। पर और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वी आर ऑलरेडी कन्वर्टेड पीपल, और कई सारी बातें जो कि कही जा चुकी हैं और जो कि मैं कहूँगा, मैं समझता हूँ कि जो उनसे बहुत से पहले से ही लोग परिचित होंगे। सुब्बू, या अगर ये वही मेरे मित्र सुब्बू हैं तो वो हमसे भी अच्छा जानते होंगे, एकलव्य वाले अगर हमारे मित्र हैं ये तो और दूसरे भी हैं सुब्बू हों तो वो भी जानते होंगे। और आ, पर एक कुछ इस श्रृंखला के तहत बोलते हुए हमारा भी बनता है कि हम भी कुछ योगदान करें और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। राजा अशोक अपने इंस्क्रिप्शंस में बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जो शुरू के, मैंने कलिंग वॉर के बाद तो मैं बदल गया था, लेकिन 2 ढाई साल तक मैं ढीला ही चल रहा था। और फिर बगैर मेहनत के कुछ नहीं हो सकता है। वो कहते हैं कि हमारे बाद भी जो हमारे पहले के जो राजा थे राजकाज पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बगैर मेहनत के, बगैर लगन के किसी काम में जब तक डूब के काम नहीं करें तो काम पूरा नहीं होता है। और इसीलिए वो आदेश देते हैं कि जो वो कहीं भी हों, रनिवास में भी हों, कहीं भी हो, तो उनके जो प्रतिवेदक हैं वो उनके पास आकर के रिपोर्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो सिर्फ मंसूबे बनाने से चीज़ें होती नहीं हैं, तो इसके लिए मेहनत चाहिए। प्रोफेसर थापर ने पिछले 50 साल की जो उनकी एक विषय पर जो उनके विचार हैं उनको एक जगह रखा, फिर उसको मोहन गुप्त ने और बसंत जी ने ट्रांसलेट किया, और उसी चीज़ को राकेश जी बढ़ा रहे हैं, और इसी को हमें आगे ले जाना है। यह जो प्रक्रिया है वो चलती रहनी चाहिए।
और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन पर हम सहमति रखते हैं उसको हाईलाइट करना है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज की लड़ाई में हमें जो एक विचारधारा का संघर्ष चल रहा है और खुल करके चल रहा है, बहुत अधिक उसका स्कोप नहीं रहने दिया जा रहा है उसको मतलब जमाना 2026 में, ये किताब 2014 की छपी हुई थी, ट्रांसलेशन अभी हुआ है, पर 2014 और 26 के बीच का जो फर्क है वो मुझे इसी किताब में देखने को मिला। इस किताब में आ, एक प्रोफेसर थापर कहती हैं कि जो लिबरल जो वैल्यूज हैं, ये जो नोटिस, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिला करके बोलूंगा एक मकसद के साथ, तो वो कहती हैं कि देयर इज नोटिसेबल डिक्लाइन इन लिबरल वैल्यूज। वो 2002 के आसपास कह रही हैं, और ये बहुत नोटिसेबल हैं। उसके बाद जो चौथा आर्टिकल है, दरअसल मैं इंग्लिश और हिंदी को मिला करके इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि इसकी ई कॉपी मेरे पास नहीं है हिंदी वाले की, तो उसको मैं प्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ। इंग्लिश वाले को मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ, तो या उसकी हवाले अगर जरूरत पड़ेगी तो जो चौथा इसका चैप्टर है, इतिहास को बचाने के लिए, इसकी शुरुआत में एक बहुत गंभीर मुद्दा उठाती हैं प्रोफेसर थापर, और बोलती हैं कि जो सन 1999 से 2004 तक जब भाजपा सरकार सत्ता में थी, इतिहासकारों को चुप कराने के प्रयास बराबर किए गए। ऐसी ही घटनाएं दोबारा हो सकती हैं। ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल को 2002 में एक जगह उन्होंने दिया था, लिखा था, और तिरुवनंतपुरम में मार्च 2002 को लिखा था। और जब इतिहासकारों पर लगातार अटैक किया जा रहा था, तो फिर उसके बाद इसको उन्होंने रिवाइज किया। इसके लिए तो उन्होंने 2002 को 2004, ओरिजिनल में 2002 था, फिर उन्होंने कहा कि जो 1999 से लेकर के 2004 तक जो है इतिहासकारों को साइलेंस कराने की कोशिश की गई थी, और ये कोशिश दोबारा हो सकती है। तो उस वक्त जब ये आर्टिकल लिखा गया था तो वाजपेयी जी की सरकार थी, और जब ये आर्टिकल, ये किताब छपा 2014 में, तो मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, शायद उसके पहले की बात है। तो 2014 में प्रोफेसर थापर को डर था, जो वो ट्रेंड देख रही थी, वो बात करती है कि एक बहुत ही स्पष्ट दिखता है कि जो लिबरल वैल्यूज हैं उनका डिक्लाइन हो रहा है, और ये आशंका प्रकट करती हैं 2014 में भी, उसको रिपीट करती हैं कि ये जो इतिहासकारों को चुप कराने की बात दोबारा हो सकती है। आज 2025 और 26 में हम देख रहे हैं कि इतिहासकारों को चुप कराने की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि इतिहासकार खामोश बैठ गए हैं। 1998 से ही शुरुआत हुई थी, जब अरुण शूरी ने लिखा था और हम सब ने हिस्सा लिया था, फिर टेक्स्ट बुक कंट्रोवर्सी चली थी, उसमें पूरे देश में एक आंदोलन चला था। कॉलेज कॉलेज यूनिवर्सिटी में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस ने, प्रोफेसर विपिन चंद्रा ने ग्रुप बनाया, हम लोगों ने इंडिविजुअली काम किया, लोग घूम घूम के लेक्चर देते थे, और उसको साइलेंस कराने की कोशिश की गई थी। 2025 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद टेक्स्ट बुक्स आ गई, कभी कोई बहस नहीं चली। तो आ, इसी बहस को हमें फिर से जिंदा करना है, और इसके लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए। ऐसा नहीं कि आर्ग्यूमेंट्स की कमी है। इरफान हबीब का आधे घंटे का इंटरव्यू बीबीसी ने लिया, लेकिन हिस्ट्री कांग्रेस या फिर दूसरे संस्थाएं जो इसमें
लड़ाई में शामिल थी, वो बहुत कुछ नहीं कर पा रही हैं। तो आज के ज़माने में ऐसी किताबों की सार्थकता जो है उसको एक इट ऑब्टेन्स ए न्यू सिग्निफिकेंस, ये और भी हमारे लिए हो जाता है। और ये जो बातें मैं कह रहा हूँ कि इस किताब को और भी इम्पोर्टेंट बनाने के लिए, तो जो इसमें अच्छी बातें हैं जिनकी चर्चा होनी चाहिए आगे बढ़ेगी, लेकिन साथ ही मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूँगा कि आपके सामने रखना। अभी अभी मैंने कहा कि जो 2002 में तिरुवनंतपुरम में 2 मार्च को ये लिखा गया था, ठीक है। तो ये मुझे कहाँ से मिला? तो इंग्लिश वाली जो किताब है जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, हम्म, राकेश जी, हो सकता है थोड़ा 5-10 मिनट ज़्यादा मुझे लग जाए, शायद आप जब बोलेंगे मैं छोड़ दूंगा। आपके आपके स्क्रीन पास पर है? है प्रयास है? जी जी हाँ ठीक है, तो आपके सामने स्क्रीन पर है ना ये? जी जी सर। तो ये जो है नोट्स टू द चैप्टर्स, इसी में उन्होंने किताब के अंत में, इंडेक्स के पहले, पूरी किताब खत्म होने के बाद, उपसंहार एपीलॉग के बाद और इंडेक्स के पहले उन्होंने ये सारी चीजें दी हैं। और तो एक मिनट, मुझे स्टॉप शेयरिंग कैसे होता है अब ये मुझे नहीं पता। एक मिनट रुकिए। हाँ, स्टॉप शेयर, रुकिए। ठीक है। तो ये चीज इस हिंदी वाली किताब में नहीं है। हिंदी के पाठकों को जानने का पूरा अधिकार है, और इस चीज को, किताब की प्रतियां बिक रही होंगी और बिकेंगी। इस चीज को जो हम जानते हैं, जो पहले की किताबों में जो नया एडिशन की जरूरत नहीं है, इसी को जो नया रिप्रिंट आएगा वो चीजें जोड़ी जा सकती हैं। तो इसको जोड़ा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोफेसर थापर की जो इतिहास दृष्टि है, हम उनके स्टूडेंट रहे हैं और अब उनके तो ग्रैंड स्टूडेंट, और वो जो परंपरा, तो समझने के लिए जो हिंदी जो पाठक हैं, अगर वो प्रोफेसर थापर की इतिहास दृष्टि को समझना चाहेंगे तो किस तरीके से उनका चिंतन विकसित हो रहा है, किन किन दिशाओं में जा रहा है, ये जानने के लिए जरूरी है कि जो इस चैप्टर को हिंदी वाले में भी होना चाहिए था। एक तो बात ये थी। दूसरा था कि जो 1900, ये उन्होंने कहा कि 1900, ये पिछले करीब आधी सदी की उनकी रचनाएं हैं, पिछले 50 सालों की, 2014 में कह रही थी। इसमें जो आर्टिकल है जिसकी चर्चा बसंत जी के लेक्चर का मेन बेस था, इंटरप्रिटेशंस, वो उन्होंने लेडी मार्गरेट हॉल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में जब थी, तब उन्होंने लिखा था, जो कि 1968 में हिस्ट्री एंड थ्योरी में छपा था। ये सबसे पुराना है, तो जाहिर है कि 65-66 के आसपास उन्होंने काम शुरू किया होगा, 1-2 साल पहले। और तो 50 साल हो जाते हैं। पर और ये प्रोफेसर थापर के जो इंटरेस्ट है, उनका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, उनका जो इंटरेस्ट है, उसका एक बहुत बड़ा आयाम ये रहा है। एक तो उनका ये रहा है कि जो प्राचीन भारत में ऐतिहासिक की इतिहास दृष्टि, ऐतिहासिक परंपराएं कैसी थी, तो वो किताब, उनके आर्टिकल्स का कलेक्शन एक वो अलग से आ गया है। उनके बाकी सारे इंटरेस्ट को भी हम जानते ही हैं। पर ये जो उन्होंने लिखा है कि जो 19 पिछले 50 साल में, ये एक्चुअली उनका इंटरेस्ट इसके पहले जाता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज हुई थी 1961 में। अब इसके पहले सलील जी ने कहा था कि 1969 में जो पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस ने छपा था, हम सभी ने, जब हम लोग बीए में थे तो पढ़ करके हम लोगों को लगता था कि क्या नई बात कही है, बहुत मजा आता था। कम्युनलिज्म एंड द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1969 में छपी थी, अभी तक बिकती है और बिकनी भी चाहिए। लेकिन 1961 में वो जो कम्युनल चैलेंज था, वो जो आइडेंटिटी के तहत, एक नई आइडेंटिटी के लिए, हिंदू आइडेंटिटी के लिए, एक जो एग्रेसिव कल्चरल नेशनलिज्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद
उसकी जड़ें बहुत गहरी थी और ये खतरा ऑलरेडी आज़ादी के बाद 1960 तक इतना हो चुका था कि 1961 में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस ने तय किया कि इस मुद्दे पर, ये जो फॉल्सिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग होता है, इस पर एक सेमिनार कराया जाए। उस वक्त सेमिनार आज की तरह बहुत कम हुआ करते थे, बहुत स्पेशल एफर्ट था, फंड्स की कमी होती थी। तो उसमें मेरे ख्याल से प्रोफेसर थापर की किताब भी जस्ट आई थी। उन्होंने 1958 में अशोक एंड बुद्धिज्म पे एक आर्टिकल लिखा था पास्ट एंड प्रेजेंट में। 1961 के दिसंबर में ये होता, उनकी किताब भी आ गई होगी, जिसमें एंशियंट पर प्रोफेसर थापर ने लिखा था, जिसको हमें और भी अधिक पढ़ना चाहिए। वो 1961 में इरफान हबीब ने बड़ा जबरदस्त क्रिटिक किया था दोनों पॉइंट ऑफ व्यू का, हिंदू जो हिंदुत्व वाले हैं और जो इस्लामिस्ट जो पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो एक किताब थी, एक राइटिंग्स थी आरसी मजूमदार की, जो हिंदू कम्युनलिज्म को आ, बढ़ाती थी थ्रू फॉल्सिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री और मिसलीडिंग द फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री। फैक्ट्स में गलतियां वो कम ही करते थे आरसी मजूमदार, आईएस कुरैशी भी नहीं करते थे, और कुरैशी का क्रिटिक था। तो एक तो चीज़ है कि मैं उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। और मुझे तो अभी भी मैं सोच नहीं पाता हूँ कि कम से कम इरफान हबीब का जो पीस था, वो जो इतना बढ़िया क्रिटिक है आरसी मजूमदार का, उसको अभी भी देर नहीं हुई है ये जो 1969 वाले वॉल्यूम है उसके साथ जोड़ करके इसको बढ़ाया जाना चाहिए। वो बहुत बड़ा हथियार हम पब्लिक डिबेट में हम लोग देंगे। आ, दूसरी चीज थी कि जो मैं बात करना चाहूंगा इसके ट्रांसलेशन के बारे में। छोटे मोटे मुद्दे हैं कि कुछ और भी चीजें जिन पर मैं जोर देकर बोलना चाहूंगा। आ, इस किताब को, जो इंग्लिश में इसका टाइटल है, वो है ये। आप देख रहे हैं, द पास्ट एज प्रेजेंट, फोर्जिंग कंटेम्पररी आइडेंटिटीज थ्रू हिस्ट्री। मतलब बिल्कुल क्लियर है कि जो किताब के बेसिक थ्रस्ट क्या है, जो शुरू के जो आर्टिकल हैं हिस्टोरियोग्राफी पर, या बाद में जो विमेन का क्वेश्चन है, ये सारी बातें जो किताब का जो कोर आर्गुमेंट है इसको मजबूत करती हैं, इसका बैकग्राउंड प्रोवाइड करती हैं। पर कोर थीम है जो इन आर्टिकल्स को कनेक्ट करता है, वो ये है, फोर्जिंग कंटेम्पररी आइडेंटिटीज थ्रू हिस्ट्री। हिंदी ट्रांसलेशन, जो हिंदी के पाठक हैं, पहला तो ठीक है, वर्तमान जैसा अतीत। दूसरे है दूसरा है कि जो इतिहास के जरिए समकालीन पहचान। यहाँ बात पहचान ठीक है, आइडेंटिटी का हो सकता है ट्रांसलेशन, पर यहाँ बात सिर्फ आइडेंटिफिकेशन या अस्मिता की बातचीत हो रही है, एक आइडेंटिटी फॉर्मेशन की बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको फोर्ज करने की बात है, गढ़ने की बात हो रही है। और समकालीन जो शब्द है, समकालीन का मतलब हो सकता है उसके समय का। अब बीरबल अकबर के समकालीन थे, समकालीन का मतलब हमेशा, जबकि जो दूसरा जो शब्द है समसामयिक, तो दरअसल ये कहा जा रहा है, ये मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ। तो मुझे लगा कि जो बातें किताब में कही जा रही हैं वो ये है कि इतिहास के जरिए समसामयिक अस्मिताओं का गढ़ा जाना, बहुत एक्टिवली कैसे हिस्ट्री का इस्तेमाल हो रहा है आज के आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने का, ये कोर आर्गुमेंट है। प्रोफेसर थापर की जो वाइडर पर्सपेक्टिव है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो इंसिस्टेंस है, जो कि शशि भूषण ने इतने अच्छे से कहा कि जो आप किसी भी चीज को इतिहास बना के पेश नहीं कर सकते हैं, सत्यापित करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। नेचुरल साइंसेज की तरह उन्होंने कहा कि हम लोग एक्सपेरिमेंट की गुंजाइश नहीं है, पर नेचुरल साइंसेज में भी लोग जानते हैं अब कहाँ एक्सपेरिमेंट क्या आप कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी में और जियोलॉजी में एक्सपेरिमेंट एक जरिया है, पर सारी बातें कि जो इतिहास है वो मानक स्टैंडर्ड हिस्ट्री होनी चाहिए। और यही सिग्निफिकेंस है, यही रेलिवेंस है इस किताब का,
कि आज के ज़माने में जो पॉलिटिक्स में जो आइडेंटिटीज गढ़ी जा रही हैं समसामयिक समय में, तो उसमें इतिहास का कैसा काम चल रहा है। और प्रोफेसर थापर का इस किताब में दूसरे भी जो कई उनके आर्टिकल्स हैं, उनके एक बहुत फेमस उनका आर्टिकल था इमेजिन रिलीजियस कम्युनिटीज। तो उनका जो शब्द है इंटरप्ले बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, जिसको बहुत अच्छे से मोहन गुप्त जी ने कहा है कि जो अतीत और वर्तमान के बीच के अंतःक्रिया। तो हालांकि हम लोग तो क्लास में पढ़ाते हैं, और मैंने देखा है कि केमिस्ट्री वगैरह सब में भी बाकी जगहों में हिंदी में इंटरैक्शन शब्द भी उतना ही चल जाता है जितना कि अंतःक्रिया। तो इसमें उनका इंटरेस्ट था, ये जो इंटरप्ले है बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट किस तरीके से। और इस किताब का जो मेन मकसद है वो यही है। बेसिकली वो कह रही हैं कि जो, और कई तरीके से उनका मेन फोकस है जिसको वो बोलती हैं, बहुत अच्छा शब्द है उनका, हिंदुत्व के लिए उन्होंने दूसरा शब्द का इस्तेमाल किया है सिंडिकेटेड हिंदुइज्म। इसको, बल्कि इसको और बढ़ाए जाने की जरूरत है। हिंदुत्व भी ठीक है पर उसका असली रूप यही है, सिंडिकेटेड हिंदुइज्म। और तो ये जो वर्ड है कि उसको कैसे लेजिटिमाइज किया जा रहा है, कैसे प्रेजेंट आइडेंटिटीज को सही ठहराया जा रहा है, जबकि ये आधुनिक आइडेंटिटी है, पर कहा जा रहा है कि ये दीज आर एज ओल्ड आइडेंटिटीज, तो पुरानी अस्मिताएं हैं। और तो हिस्ट्री का इस्तेमाल किया जा रहा है टू लेजिटिमाइज इट। और लेजिटिमेशन भी, लेजिटिमाइजेशन का प्रोसेस इस कंटेक्स्ट में, दूसरे भी कंटेक्स्ट में, ये मैक्स वेबर का कंसेप्ट है। और ये इसका इस्तेमाल हर कोई करते हैं, करना भी चाहिए, ये उनका फेवरेट रहा है। जो उनका जो कंसेप्चुअल रिपर्टोर है, तो उसमें लेजिटिमेशन का जो प्रोसेस है उसकी बहुत अहमियत है। और यहाँ मैं जोर दे के कहूँगा कि इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन अक्सर किया जाता है, इस किताब में भी किया जाता है, हर जगह नहीं, वो वैधीकरण, वो लेजिटिमेट था यानी वो वैध था, ये मेरे ख्याल से इससे बहुत बात बनती नहीं है। क्योंकि जब हिंदी के लोग वैधता या वैधीकरण या अवैध के बारे में बात करते हैं तो एक कानून का नजरिया होता है, जबकि यहाँ मामला है किसी चीज को उचित ठहराने का। लेजिटिमेशन का जो प्रोसेस है, जैसे कि शुरू में ही पूरी किताब में भरा हुआ है, इस किताब के हिंदी में, हाँ, शुरू में 19 नंबर पेज पे लिखा हुआ है कि वैधता पर वेबेरियन परिप्रेक्ष्य, वैधता पर वेबेरियन वेबेरियन पर्सपेक्टिव, वो जो है ऑन लेजिटिमेशन, पर कानून की बातें नहीं कर रहे थे मैक्स वेबर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे कंटेम्प्रेरी आइडेंटिटी को हम लोग करते, ये हम सबका कंसर्न है। एक और भी आर्टिकल है, वो मतलब इसी सिलसिले में बहुत पहले ज्ञान पांडे ने लिखा था 1999 में, क्या कोई मुसलमान भारतीय हो सकता है। वो उसी इशू में आया था जिसमें लॉरेंजन का एक आर्टिकल आया था, हु इन्वेंटेड हिंदुइज्म, वो भी हमारे आज की चर्चा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इसके बदले में जो मेरे पॉलिटिकल साइंस के जो दोस्त हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो उनसे बात, तो मैंने उनकी किताबों में देखा कि वो दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो है औचित्यीकरण। ये- तो ये शब्द मैंने देखा है कि जो हिंदी में ट्रांसलेटेड या ओरिजिनल जो किताबें हैं, ये मेरे ख्याल से वैधिकरण से अच्छा है कि औचित्यीकरण, उचित ठहराने की प्रक्रिया। जरूरी नहीं कि उसको एक कानूनी जामा पहनाया जाए, वो औचित्यीकरण वाली चीज। और ये इस किताब का जो इंटरप्ले बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट है, वो एक सेंट्रल कंसर्न है। और इसमें शुरुआत होती है, जैसा कि बसंत जी ने कहा था, कि एक जो आर्यन आइडेंटिटी है,
एक आर्यन आइडेंटिटी, और ये बहुत खुशी की बात थी। लोग कहते थे कि जो अंग्रेज जो दुनिया के पर हुकूमत करते हैं वो भी हमारे डिस्टेंट कजन हैं। पर सिर्फ नेशनल, इट वाज ए बूस्ट। ये जो डिस्कवरी थी कि जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस थी वो हमें कनेक्ट करती थी हमारे यूरोप के जो अभी हम के हमारे मास्टर्स थे दूसरे लोगों से थे। तो इट केम एज ए काइंड ऑफ बूस्ट टू द नेशनल प्राइड, राष्ट्रवादी जो हमको अच्छा लगा। लेकिन इसके आगे बात गई और हम लोगों ने जिसको कहा जाता है कि जो हिंदू सुप्रीमेसिज्म, उसको असर्ट करना शुरू किया, और इसीलिए आर्यन आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती थी। आर्यन आइडेंटिटी पर जोर देने के लिए आ, ये कहा गया, ये बात सही है कि जो आर्य शब्द जो लिया गया वो ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद एक बहुत पुराना ग्रंथ है। तो ये कहा गया कि जो आर्य जो थे वो भारतीय थे और भारत से ही निकले थे, पूरी दुनिया में गए थे। तो एक टूल बन जाता है और ये कि जो तो ये जो आर्यन जो आइडेंटिटी है उससे जो कंसर्न है कि हम सब आर्य हैं, तो वो इस तरीके से और भी सुप्रीमेसिस्ट ये रूप ये अख्तियार करने लगता है। आ, और इसमें इनके गले की फांस, क्योंकि जब तक ये डिस्कवर नहीं हुआ था, जब तक हड़प्पा सिविलाइजेशन डिस्कवर नहीं हुआ था, तब तक तो बहुत आराम से कह सकते थे वेद को 4,000 10,000 साल पहले कभी भी ले जाओ, बहस चलती रहेगी। हल करने का मतलब कि बहुत वो आप जो चाहे कह सकते हैं, ऑब्जेक्शंस होगी उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, आर्यन आइडेंटिटी का सवाल इतना इंपॉर्टेंट था कि जब रिस्ले ने दावा कर दिया कि उत्तरी जो भारत के लोग हैं वो हैं बंगाली नहीं है, तो बंगाली जो एलिट थे, भद्रजन थे, उनमें बड़ी चिंता आई कि हमें तो आर्यन आइडेंटिटी से इनकार किया जा रहा है। उन्होंने रमा प्रसाद चांदो को अपॉइंट किया, बहुत बड़े विद्वान थे, उनकी फंडिंग की और उन्होंने अपने शो से दिखाया, किताब में छपाया कि नहीं नहीं बंगाली भी आर्यन है। तो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जो इतिहास है और हिस्ट्री से उसका जो नाता है वो बहुत मतलब गहरे जा रहा है, वो बहुत उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। पर इनके गले की फांस बन गया, और इसमें आप द्रविडियन को बाकियों को भूल जाइए, आर्य करते रहिए और जो ब्राह्मणवादी बन सकते हैं और अपने आप को बहुत आत्मगौरव का महसूस कर सकते हैं। हर तरीके की सुप्रीमेसिज्म थी वर्ल्ड कंटेक्स्ट में, इंडियन कंटेक्स्ट में। नेचुरली कि द्रविडियंस को वो खटकेगा, पर बगैर परवाह किए। तो ये बात थी आर्यन आइडेंटिटी के बारे में। सिर्फ रेस वाली बात भी नहीं थी। तो इनके गले की फांस, तीसरी बार मैं कह रहा हूँ, वो बन गया वो जब हड़प्पा सभ्यता को ढूंढ निकाला गया। द होल नेशन वॉज इलेक्ट्रिफाइड। बहुत पहले ही शुरू शुरू में ये क्लियर हो गया कि जो ये ब्रॉन्ज एज था, लोहे की चीजें मिली नहीं थी। और जैसे ही इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में उन्होंने पूरे तस्वीर स्क्रिप्ट वगैरह को दिखाया, सील्स वगैरह को दिखा करके पब्लिश किया गया, विद इन मंथ्स पता कर लिया लोगों ने कि ये तो कंटेम्प्ररी था एंशियंट मेसोपोटामिया का। और यह भी शुरू में कई लोगों को, सुनीति कुमार चैटर्जी, बहुतों को लग गया कि इसका कैरेक्टर तो द्रविडियन ही लगता था, इसका आर्यन जो ऋग्वेद में जो भारत जो लोग जो समाज वर्णित है उसका, ये जो चीजें मिली हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। और जो द्रविडियंस थे वो बहुत खुश हुए। और तो फिर आर्य कौन थे? तो आर्य लोगों से ये भी कोशिश कर दी कि आज उस वक्त से ही कोशिश शुरू हो गई थी कि आर्य जो थे वो शायद हड़प्पा वाले भी आर्य ही थे। तो वो चैप्टर जो उसी वक्त लिखा था जॉन मार्शल ने अपनी किताब जो मोहनजोदड़ो में थी, इसको डील किया था, और अभी भी बहुत ही स्टैंडर्ड है। हम लोगों ने बात प्रोफेसर थापर और बाकी हम लोग उसको आगे ले गए हैं, पर अस्पष्ट है। और पर ये इनको जचता बिल्कुल नहीं है, दो तरीके से।
एक तो है कि आर्य की पहल इतना विकसित था, जबकि भारत के लिए बहुत बड़ा नेशनल प्राइड का था। एक झटके में दुनिया की 3 प्राचीनतम सभ्यताएं जो थी, उनमें एक भारत बन गया, इजिप्ट और मेसोपोटामिया के अलावा। क्या बढ़िया बात हो जब इसको हम आर्य साबित कर दें। और ये बात उसी वक्त से डिस्कवरी के साथ चल रही है, द्रविडियन आर्यन वाला मामला, और ये आज तक खत्म नहीं हुआ है, और इसको जिंदा रखा जाएगा किसी भी तरीके के साथ। आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, जो अभी जिस तरीके से इस बहस को चलाया जा रहा है, प्रोफेसर थापर भी इस बहस का में शामिल हैं, जो द क्वेश्चन ऑफ आर्यन इन्वेजन। आप आर्यन इन्वेजन के बारे में बातचीत करें, मामला एकेडमिक रह ही नहीं जाता है आधे वक्त पर। पहले तो लोग गुस्से से भर जाते हैं और तमाम तरीके की बातें, इसीलिए सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा गया। इन सारी बातों की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर यह किताब है, और ये जो हमारे साथ बहस चलेगी, लोग कहेंगे कि जो, क्योंकि वो उनका तंत्र एक्टिव है, इस बात को हर जगह पहुंचाया जा रहा है कि अरे ये लोग ऐसे ही करते हैं, जो वैदिक आर्य जो थे वही रचयिता थे, और बाहर से तो लोग आए नहीं थे। तो ये थोड़ा सा जटिल मामला है, तो मैं इसके बारे में बहुत एक दो लाइन में कहना नहीं चाहता हूँ। पर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि किस तरीके से कंटेम्प्रेरी आइडेंटिटी को हिस्टोरिकल रिसर्च से वो जुड़ा हुआ मामला है। बहुत ही अधिक जटिल मामला है, इसके अलग अलग स्ट्रैंड्स को अलग अलग करके समझने की जरूरत है। शायद मैं करूँगा रिटायरमेंट के बाद, कोशिश करूँगा एक पर ये तो है, एक तो ये हो गया। इन सारी बातों से तो एक आर्यन आइडेंटिटी, प्रोफेसर थापर का जो कंसर्न था इस किताब में थ्रू आउट है कि किस तरीके से जो एक नई आइडेंटिटी गढ़ी जा रही है, एक समसामयिक जो अस्मिता है उसको गढ़ा जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि उसको उचित ठहराया जाए, उसका औचित्यकरण हो इतिहास के प्रमाण के द्वारा। और यहीं पर हम पाते हैं कि जो हम इतिहासकारों का जो इम्पोर्टेंस है इस पूरे प्रोसेस जो है, ये जो कंटेम्प्रेरी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, इसमें हमारा बहुत क्रिटिकल रोल हो जाता है, क्योंकि हियर एकेडमिक हिस्ट्री अस्यूम्स अ डिसाइसिव इम्पोर्टेंस। किसी भी बात को कहेंगे अगर इतिहास में ले जाएंगे तो मामला हो जाएगा एविडेंस का, मामला हो जाएगा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट का, तर्क और प्रमाण के ऐतिहासिक साक्ष्य और ऐतिहासिक जो विधि है, जो मेथोडोलॉजी है, जो तार्किकता है, द लॉजिक ऑफ हिस्ट्री, उसकी कसौटी पर तो आपको साबित करना ही पड़ेगा अगर आप कुछ भी इस तरीके से कंटेम्प्रेरी आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। पर जैसा कि मैंने कहा कि जो ये जो आर्यन का मुद्दा है, कि एक तो प्रश्न है कि हम अपनी आवाज उठाएं, साइलेंस वाली चीज। दूसरा है कि जो ये आर्यन के क्वेश्चन को ठीक से इसमें जानने की जरूरत है, और इसका जो अंडर करेंट्स हैं वो तो प्रोफेसर थापड़ ने, शी हैज डन मोर देन हर शेयर, पर इस चीज को हमें आगे ले जाना है। आ, उसी में अच्छा, पहले के जमाने में वो कास्ट सिस्टम को भी आप हिस्ट्री के थ्रू जस्टिफाई करते हैं, पर इसमें जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं वो मैं देख रहा हूँ कि जो जिस तरीके से हम लोग आजकल, प्रोफेसर थापड़ ने भी और हम सब को जिस तरीके से क्लास में पढ़ाते हैं, जिस तरीके से हमने होमोजिनाइज कर दिया है नेशनलिस्ट राइटिंग्स को, या फिर फॉर दैट मैटर कि जो कॉलोनियलिस्ट राइटिंग्स हैं उनको, उसको दोबारा देखने की जरूरत है। कास्ट सिस्टम को जैसे नीलकंठ शास्त्री, जो किताब उन्होंने चोल पर लिख दी जिस मेहनत से, और वो मतलब शायद ही दोबारा करना बहुत मुश्किल काम है। और नीलकंठ शास्त्री कास्ट को लेकर बोलते थे कि कास्ट सिस्टम हार्मनी मेंटेन करता है, बहुत अच्छी चीज थी। भारत में कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, स्ट्रगल्स नहीं हुआ, समाज में सारे लोग मिल करके रहते थे, और ये होता है कास्ट सिस्टम की वजह से। ठीक उल्टे
आरसी मजूमदार ने 1927 में एक किताब लिखी जो कि 1952 में एंशियंट इंडिया के नाम से निकली और अभी तक पढ़ी जाती है, पढ़ी भी जानी चाहिए। 1927 में उन्होंने लिखा था आउटलाइन ऑफ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। वो विंसेंट स्मिथ की किताब के रिएक्शन में लिखा था कि मैं पूरा का पूरा कंप्लीट हिस्ट्री लिखूंगा, सिर्फ डायनेस्टिक हिस्ट्री नहीं लिखूंगा। ये बहुत बड़ी कमी थी उनकी। और इसमें उन्होंने दो मसलों पर, क्योंकि प्रोफेसर थापर ने नारी विमर्श जो था वो विमेन हिस्ट्री पर भी सवाल उठाया है, तो इसमें आरसी मजूमदार जो थे उनका व्यू बिल्कुल यही था कि जो एंशियंट इंडिया तो बिल्कुल बेकार चीज थी जहां तक कास्ट सिस्टम का सवाल है। हमारे देश को कमजोर करने वाली चीज थी, बिल्कुल बुरी चीज थी। और वैसा ही हमने स्त्रियों के साथ कर दिया। वो भी राष्ट्रवादी इतिहासकार थे। और बाकी मामलों में जहाँ तक कम्युनल पॉलिटिक्स का सवाल है, हमने देखा है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो आरसी मजूमदार ने बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही सधे हुए तरीके के साथ एक कार्यक्रम चलाया, जिसको मैं नहीं समझता हूँ कि जो अभी तक उसको उजागर किया है। तो वो ड्यू कोर्स में वो भी हो जाएगा। उस मामले में ठीक थे, मतलब कि जो उनका जो कम्युनल एटीट्यूड था ठीक नहीं थे। लेकिन कास्ट सिस्टम के मामले में तो एक हम लोग होमोजेनाइज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर ठीक से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो अपने आर्ग्यूमेंट को कमजोर करेंगे। तो तो एक तो वो था कि जो नेशनल आइडेंटिटी कई किस्म की थी, इसी में एक आइडेंटिटी थी जिस पर बहुत लोगों ने बहुत काम किया है, विच इज अदरिंग द मुस्लिम। जिसी पर जैसा कि मैंने कहा, ज्ञान पांडे ने किताब लिखी, क्या कोई मुसलमान को कभी हम लोग इंडियन बना पाएंगे। वो ये था कि भारत की परंपरा थी कि जो अब जिस तरीके से एक दूसरी आइडेंटिटी है कि जो हिंदू सहिष्णु था, मुस्लिम इंटॉलरेंट था, वो मंदिर तोड़ता था, वो जबरदस्ती कन्वर्ट करता था। तो एक सोशल हिस्ट्री जो है पूरी दुनिया में अभी एक बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट था कि जो शहर से गांव को लाने वाली चीज तो इस्लाम का शरिया नहीं था, इस्लाम में सूफीज्म था। सोशल हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन हम लिख रहे हैं, इसको और भी बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन जो दूसरी आइडेंटिटी की चीज है, तो ये कहा जाना कि हिंदू ये है, बाय इम्प्लीकेशन आप ये कह रहे थे कि मुसलमान वो नहीं है। ये सारी चीजें हिडन एजेंडा होती हैं। और अदरवाइज बहुत ही सोबर हिस्टोरियन जैसे उपेंद्र नाथ घोषाल, वो बात करेंगे तो कहेंगे कि जो प्राचीन भारत कितना प्रॉस्पेरस था, कितना प्रॉस्पेरस था, कितना प्रॉस्पेरस था, वो उसको बिल्कुल 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी तक ले आते हैं और फिर वहां छोड़ देते हैं। फिर वो कहते हैं कि बस बर्बाद होना शुरू हो गया एक बार मुसलमान आ गए तो इस तरीके से एक तो जिस चीज को डील करती है वो क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी है, जिसमें प्रोफेसर थापर का एक आर्गुमेंट और है। और ये उतना आसान मामला नहीं है, इस पर बहस की गुंजाइश है। वो कहती हैं कि अभी की जो हिंदू आइडेंटिटी है, कुछ लोग तो कहते हैं कि जो हिंदू की आइडेंटिटी तो अंग्रेजों ने आके बना दी, वहां तक वो नहीं जाती हैं। पर ये जरूर कहती हैं कि जो आइडेंटिटी जो फॉर्मेशन होता है हिंदुओं का, वो आइडेंटिटी फॉर्मेशन इट इज लिमिटेड टू एलीट। जो कुछ ऊपर की जात के कुछ लोग हैं वो टेक्स्ट बुक हिंदुइज्म फॉलो करते हैं। बाकी के लोग जो थे, उनका जो धर्म था इट वाज ओपन एंडेड। सेंसस में उनको जबरदस्ती बना दिया गया, जबकि वो हिंदू नहीं थे। हिंदुइज्म वाज लिमिटेड टू दैट। और फिर वो इंटॉलरेंस के सवाल को खास करके उपसंहार में इस चीज को बहुत जोर दे के कहती हैं कि सिर्फ हम लोग रिलीजियस इंटॉलरेंस के बारे में बात नहीं कर रही हैं, कह रही हैं कि सोशल प्लेन पर। और ये सवाल जुड़ा हुआ है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से ही, क्योंकि वहां पर इनटॉलरेंट मुस्लिम, द बिगटेड मुस्लिम इज द ट्रोप, उसी के बारे में ऊपर वो कह रही है कि नहीं। बहुत जोर दे के उन्होंने इस बात को कहा है कि आप कास्ट की इंटॉलरेंस को भूल जाएंगे, क्या सिर्फ आप रिलीजियस इंटॉलरेंस के बारे में बात करेंगे। और ये भी जुड़ा हुआ है
आइडेंटिटी के ही मसले से, अस्मिता के ही मसले से। और इन सारी चीजों में एक बात उभर करके आती है कि जो हिस्ट्री लेखन वो करती हैं, जो हिस्ट्री का अध्यापन अध्ययन हम लोग करते हैं, इस एकेडमिक हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, बहुत बड़ी इसके प्रैक्टिकल वैल्यू है बियॉन्ड द क्लासरूम, इन द सोसाइटी एट लार्ज। जहां ये हमारा फर्ज बनता है, इस बात को बहुत जोर देके वो कहती हैं कि आप इसको ना होने दें। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इतिहासकार को प्रोपेगेंडिस्ट से अलग करें। आरसी मजूमदार या दूसरे जो थे राष्ट्रवादी इतिहासकार या विंसेंट स्मिथ, ये बायसेस थे, बायसेस हर एक में होते हैं, पर ये जानबूझ करके फॉल्सिफिकेशन नहीं करते थे। ये जो नियो नेशनलिज्म उभर करके आ रहा है, इट इंडल्जेस इट प्रिसाइजली दैट। और मैंने तो एक पॉइंट भी डिस्कवर किया है कि 99 के बाद एक इतने बड़े एंशियंट इंडिया के विद्वान, कैम्ब्रिज वाले, किस तरीके से डिलिबरेटली एक एजेंडा के तहत फॉल्सिफाई कर रहे हैं हिस्ट्री को। किस लिए? इसी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के तहत वो जाने के लिए। आ, ये जो हिंदू और मुस्लिम पर सवाल है, प्रोफेसर थापर अल बैरूनी को बार बार साइट करती हैं कि अल बैरूनी हिंदू में उनके लिए ज्योग्राफिकल कंसेप्ट था, उसमें वो रिलीजियस कंसेप्ट नहीं था। इस पर बहस हो सकती है। और 99 में ही उन्होंने, मुझे लगा था कि इस किताब में शायद उसका जवाब वो देंगी। हालांकि उनके बारे में लॉरेंजन ने कह दिया था कि जो वो तो डिनाई नहीं करती हैं एक सिरे से कि जो हिंदू की कैटेगरी पहले की थी ही नहीं, रिलीजियस कैटेगरी, पर वो कहती हैं कि अपर कास्ट और बहुत लिमिटेड सेंस में यूज करती हैं। पर फिर भी जब उनका एक आर्टिकल था जो हु इन्वेंटेड हिंदुइज्म, और वो कहते हैं कि ये कहना गलत है कि जो हिंदू धर्म एज सच डिफाइन जैसे किया जा सकता है, बहुत लंबा चौड़ा बहस है, कई लोग हैं, कई बड़े बड़े इतिहासकार शामिल हैं। और उस बहस से हम बच नहीं सकते हैं अगर इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को, इसीलिए मुझे उम्मीद था प्रोफेसर थापर ने तो बहुत कुछ कर दिया, आगे हम कर सकते हैं इस बात को कि ये जो मसला है हिंदू और इस्लामिक आइडेंटिटी किस किस्म की थी प्री कॉलोनियल इंडिया में, यह भी हमारे चिंतन, हमारी बहस, हमारे रिसर्च का विषय होना चाहिए। थैंक यू।